स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मॉड्यूलेशन, चैप्टर नंबर 16 का ये आखिरी टॉपिक है। अब मॉड्यूलेशन से क्या मुराद है कि हम दो सिग्नल्स को आपस में, दो वेव्स को आपस में मिक्स करते हैं। कौन कौन सी दो वेव्स को? एक नंबर 1 कैरियर वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, और दूसरी जो हमारी वो फ्रीक्वेंसी की वेव है जिसको हमने ट्रांसमिट करना है, जिसको हमने एक जगह से दूसरी फ्रीक्वेंसी, दूसरी प्लेस पर जिसको पहुंचाना है, उस फ्रीक्वेंसी को। और वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है? वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी है। एंड अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ एक लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मिक्स करना है और फिर इसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं। ये करना ज़रूरी क्यों है? देखें ना, इतने सारे हमारे पास चैनल्स हैं। सपोज़ अगर हम टीवी चैनल्स की बात करें या फिर हम बात करें रेडियो स्टेशंस की, तो काफ़ी सारे रेडियो स्टेशंस वर्किंग कर रहे हैं। इनमें FM 103, 100, 106 पॉइंट है शायद कोई, तो इस तरह के काफ़ी सारे फेमस, ये तो मैं नाम ले रहा हूँ ना, और भी होंगे। तो इनके सिग्नल्स तो फिर आपस में मिक्स हो जाने चाहिए। तो इसलिए हर एक ने अपनी एक फ़िक्स फ्रीक्वेंसी बना रखी है। उस फिक्स फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही वो ट्रांसमिट करते हैं और वही फिक्स सिग्नल जो है वो आगे यूज़र्स उनको रिसीव करते हैं। तो यूँ अगर देखें ना, मेरी साउंड को डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता एक जगह से दूसरी जगह, इसको एक स्पेशल सिग्नल देना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि मेरी जो साउंड है, मैं जब बोल रहा होता हूँ तो मेरी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं है। कहीं पर बारीक आवाज़ है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, द श्रिल साउंड। कहीं पर भारी आवाज़ है, ग्रेव साउंड है, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सो मेरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। जब मेरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है मेरे ऑडियो सिग्नल की, तो जब मैं उसको ट्रांसमिट करूँगा तब भी वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का होगा। सपोज़ अगर हम उसको ट्रांसमिट कर भी दें, अब जो आगे रिसीवर बैठा है उसके पास भी तो फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं पहुँचेगी। यूँ एक कोलैप्स होगा, और जब उसके पास फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचेगी तो वो उसका जो सेटअप है वो किसको रिसीव करेगा, किसको नहीं करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन दो तरह से होती है। एक होती है ऑन द बेस ऑफ एम्पलीट्यूड, एक होती है ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले है जी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सबसे पहले है जी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AM। ये पुराना तरीक़ेकार था, और यहाँ पर जो सिग्नल की वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ कांस्टेंट होती है। यहाँ पर जो आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, और इसमें जो चेंज आएगा, जो चीज़ वेरिएबल होगी, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ पर वेरिएबल होगा, ये बात जहन में रखनी है। अब पहले ड्रॉ करते हैं कैरियर वेव कि कैरियर वेव एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। आई थिंक इसके लिए अगर एक बेस लाइन लगा ली जाए तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी। सो इसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं अपनी कैरियर वेव। तो ये लेट्स सपोज हमारी है कैरियर वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखनी है, कोशिश यही होगी, बाकी परफेक्शन नहीं हो सकती। इस तरह के डायग्राम्स बनाना आसान काम नहीं होता। बहरहाल आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये हमारे पास आ गई है कैरियर वेव। मैंने कोशिश यही की कि इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट सेम रहे। अब ये वेव है कैरियर वेव, इसके साथ मैं लिख देता हूँ एक छोटा सा C, दिस इज़ अ कैरियर वेव। इसके साथ एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड सिग्नल हम मिक्स करने जा रहे हैं।
तो वो लो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड सिग्नल है वो हम कुछ यूँ बना लेते हैं। दिस इज़ लो फ्रीक्वेंसी साउंड सिग्नल। अब इन दोनों को हमने लो फ्रीक्वेंसी ये सिग्नल है, अब इन दोनों को हमने मॉड्यूलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड। तो किस तरह से होगा, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद ये आपस में मिक्सअप होंगे, और मिक्सअप होने के बाद जो आपके पास सिचुएशन होगी वो किस तरह की होगी, इट विल बी जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा, फिर उससे कम, और उसी तरह आगे कम होता चला जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर ट्रफ आएगा यहाँ पर एम्पलीट्यूड और कम, और जैसे ही ट्रफ ख़त्म होगा एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस वेव को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ फिर भी अपनी बेस्ट कि मैं उसको ड्रॉ कर सकूँ। फिर यहाँ पर आगे क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है, फिर से एक दफ़ा पीक, फिर कम होगा, फिर उसी तरह कम, फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वैल्यू मिनिमम रहेगी, और फिर यहाँ पर जी। तो इन दोनों को जब आप आपस में मिक्स करेंगे तो आपके पास इस तरह की वेव बनेगी, और इस वेव के अंदर जहाँ पर क्रस्ट है वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा, जहाँ पर ट्रफ है उसके नीचे एम्पलीट्यूड कम, फिर जहाँ पे क्रस्ट है वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेव्स के दरमियान में वेवलेंथ कांस्टेंट है, वेवलेंथ वही है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किस चीज़ का है, एम्पलीट्यूड की बेसिस पर। ये पुराना तरीक़ाकार था, हम एम्पलीट्यूड को यूज़ करके हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे, और इनको यूज़ किया जाता था एएम यूज़ होते थे फॉर लॉन्ग रेंजेस, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती थी, इनकी फ्रीक्वेंसी कम, जबकि इनकी वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ इनकी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी की जो रेंज थी वो फ्रीक्वेंसी रेंज थी दैट वाज अबाउट 540 किलोहर्ट्ज़ टू 1600 किलोहर्ट्ज़। इस फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ पर हम ट्रैवल करवाते हैं, और ये लॉन्ग रेंजेस के लिए यूज़ होते थे। मतलब पुराने ज़माने में जब इतना ज़्यादा एडवांस मीडिया नहीं था तो हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सहारा लेते थे। नेक्स्ट अब हमारे पास दूसरे हिस्से में है जी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सो कॉल्ड आज के दौर में जिसको हम कहते हैं एफएम। इस केस के अंदर जो दो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, वो पहली चीज़ है, एक ही चीज़ कांस्टेंट होगी इस केस में, और इस केस में कांस्टेंट होगा एम्पलीट्यूड, और इस केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज करती है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर वेरिएबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों के दोनों क्या हैं, वेरिएबल। अब इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बेस पर सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। ये जो मॉड्यूलेशन के लिए ना ऐसा है कि हमारे पास एक सर्किट है, बाकायदा तौर पे हम एक सर्किट यूज़ करते हैं। उस सर्किट के अंदर हम यूँ समझ लें कि आप यहाँ से एक तरफ से दे रहे हैं ऑडियो सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी का, एक तरफ से आप प्रोवाइड इसको कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और जो तीसरे एंड से यहाँ से आपको मिल रही है लेट्स से आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सर्किट है, इस सर्किट को हम नाम देते हैं दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटर। ये काम एक डिवाइस कर रही होती है, और इस डिवाइस का नाम क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट यहाँ पर उसी तरह कैरियर वेव, सबसे पहले हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे कैरियर वेव, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एएम में ड्रॉ की। और कैरियर वेव एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की वेव होती है। तो ये आ गई हमारे पास कैरियर वेव। नेक्स्ट इसमें हम दूसरी
वेव जो लो फ्रीक्वेंसी का है जिसको हमने ट्रांसमिट करना है, हम वो वेव ड्रॉ करते हैं। तो वो वेव हमारे पास कुछ यूँ है। अब यहाँ पर ये है लो फ्रीक्वेंसी वेव, इन दोनों को हमने आपस में मिक्स करना है। जहाँ पर ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, ये क्रस्ट वाला पोर्शन यहाँ पर जब ऐड अप होगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर वेव आपस में क्लोज़र हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वेव क्या हो जाएगी, क्लोज़र। तो यहाँ पर आपको वेव कुछ यूँ मिलेगी। और जहाँ पर ये आगे, यहाँ से आगे ट्रफ स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ से आगे वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एम्पलीट्यूड वही रखना है यहाँ पर और वहाँ पर। दोनों हिस्सों में अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर वेव क्लोज़र, यहाँ पर वेव अपार्ट, और यहाँ से आगे जैसे ही क्रस्ट ख़त्म हो स्टार्ट होता है फिर से वेव उसी तरह क्लोज़र होना शुरू हो जाती है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हमने इस वेव को कर दिया जनरेट, और इस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और सेम इसी तरह ये जो सिग्नल आपने बनाया था, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना वो। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, दिस इज़ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पोर्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी कम है, ये जो साइड पे दोनों पोर्शंस हैं, इन दोनों पोर्शंस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर हमने मॉड्यूलेशन की। यहाँ पर देखें तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम, ज़्यादा कम एंड सो ऑन। तो हमने हाई और लो एम्पलीट्यूड की बेस पर मॉड्यूलेशन की। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 16, यही आपके सिलेबस का हिस्सा था। अब रह गए इसके न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। उनकी तरफ मूव करने से पहले आप इस चैप्टर के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर लें। इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट इंट्रोडक्शन, सारे का सारा इम्पॉर्टेंट है। एमकैट, ईकैट, एमसीक्यूज़ पोर्शन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यूज़ ही पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ चलें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था जी पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, पीक टू पीक वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट था IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, के सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं और फिर हम रूट लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS वैल्यू, और वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वहाँ पर हमने कहा था IRMS is equal to root mean square value is equal to I naught divided by square root 2. That was root mean square value के सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर हमने वैल्यू का मीन लेना है और फिर हमने स्क्वायर रूट लगा के उसको वाइंड अप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा, वो नेक्स्ट टॉपिक था, हमने अल्टरनेटिंग करंट को मूव करते वक्त हमने उसके फेज़ की बात की। तो हमने फेज़ जब बनाए तो हमने उसके अंदर यूँ वेव्स ड्रॉ की। हमने फेज़ ड्रॉ करते वक्त यहाँ पर 0, इस पॉइंट को 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था 360। और इसके दरमियान में भी हमने कुछ और पैरामीटर्स, और इसके लिए हमने फार्मूला लिखा था I = I naught sin ओमेगा t, या हमने ये भी लिखा था V = V naught sin ओमेगा t। ये था फेज़ का टॉपिक। फिर हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी की। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या था कि हमने वेक्टर्स ड्रॉ किए और वेक्टर की मदद से एक्सप्लेन किया। मतलब अगर करंट का इस वक्त फेज़ 90 है तो हम उसके लिए वेक्टर ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। जितनी ये हाइट उतना इसका एम्पलीट्यूड और एंगल 90। अगर 180 हो तो इस डायरेक्शन में,
180 हो तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, 270 हो तो डाउनवर्ड ड्रॉ हो जाएगा, 360 या 0 हो तो यहाँ पर यूँ वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, 180 और यहाँ पर 270। तो यूँ हमने इसको फेज़ ड्रॉ किए। फिर हमने फेज़ लीड एंड फेज़ लैग का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वोल्टेज लीड, वोल्टेज लैग, करंट लीड, करंट लैग। तो वोल्टेज और करंट में हमने रिलेशन देखे कि दोनों एक दूसरे से इन फेज़ भी रहे। जब हमने रजिस्टर का केस पढ़ा, फिर हमने करंट को जब एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ा तो वहाँ पर हमने कहा कि बोथ करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज़। ये जो एसी थ्रू रजिस्टर वाला टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं पूछा जाता, तो इसको अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार नहीं करना। नेक्स्ट हमने इसके बाद पढ़ा जी एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी थ्रू कैपेसिटर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आप क्यूटी कर्व उसको अच्छे से समझें और वहाँ से उसकी वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करें। तो एसी थ्रू कैपेसिटर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने उसके बाद टॉपिक पढ़ा एसी थ्रू इंडक्टर। तो एसी थ्रू इंडक्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें टॉपिक था इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, अक्सर एक एमसीक्यू जिसमें से पूछा जाता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और वो एमसीक्यूज है यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, और पता ही नहीं होता इम्पीडेंस का यूनिट ओहम ही है। इसी तरह एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, इनके अंदर भी आपने रिएक्टेंस का वर्ड पढ़ा, तो रिएक्टेंस का यूनिट भी क्या होता है, ओहम ही होता है। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी, ये एमसीक्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमने इसमें फिर टॉपिक पढ़ा आरसी सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट को बड़ी डिटेल में पूरे प्रूफ्स के साथ एक्सप्लेन किया गया बुक में। आरएल सर्किट को सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर और एक्सप्लेनेशन है उसकी, लेकिन प्रूफ नहीं है। तो आपको मैंने सारे के सारे प्रूफ्स करवा दिए थे, तो आपने उसको अटेम्प्ट खुद से करना है, और बोर्ड में अगर आए तो आपने पूरी डेरिवेशंस दोनों की लिखनी है, अगर दोनों पूछे हैं तो ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आरसी सीरीज सर्किट एंड आरएल सीरीज सर्किट दोनों अलग अलग भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर या पावर थ्रू एसी सर्किट, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें हमने पढ़े टॉपिक्स आरसी सीरीज सर्किट, लॉन्ग क्वेश्चन है, आरएलसी सीरीज सर्किट, लॉन्ग क्वेश्चन, सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी इसको बोलते हैं। फिर हमने आरएलसी पैरेलल सर्किट या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के नाम से टॉपिक पढ़ा, वो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक था चोक, शॉर्ट क्वेश्चन, और पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मसले होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब टॉपिक मैंने कराया तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया, बहुत ही ज़्यादा एडवांस जाके मैंने उसको टच किया, सिर्फ और सिर्फ क्या, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि कॉन्सेप्ट बिल्ड ऐसे हों कि पता चले कि वाकई ही आपने फिज़िक्स पढ़ी है। तो इस टॉपिक के अंदर ना आप लोगों के पास मार्जिन होता है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही रहते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि आपका कॉन्सेप्ट वही है। आप चाहें तो उसको शेयर कर दें बीच में, लेकिन पूरे का पूरा डिटेल में मत लिखें जिस तरह मैंने समझाया, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए था। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हाँ, थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत एडवांस लिख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट इसमें आपने पढ़ा मॉड्यूलेशन का टॉपिक। मॉड्यूलेशन का टॉपिक भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड में ये देखा गया, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एक्सरसाइज में इसका शॉर्ट क्वेश्चन है चूँकि। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का जिक्र या उसकी एक्सप्लेनेशन ना तो आपने पहले कभी प्रीवियस नॉलेज में पढ़ी है, ना ही आपने आगे चल के पढ़नी है, ठीक है। मतलब आपका में से बहुत कम होंगे जो आगे शायद फिज़िक्स की फील्ड को चूज़ करेंगे। तो वो लोग जो फिज़िक्स की फील्ड को चूज़ करेंगे या इंजीनियरिंग वाली साइड पे इलेक्ट्रॉनिक्स या उसमें स्टार्ट करते हैं, तो उनको ऑल्टरनेटिंग करंट आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ आपको आगे कहीं पर भी ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ चलें तो
आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का तकरीबन वाइंड अप होने जा रहा है, हार्डली 4 से 5 मज़ीद लेक्चर्स फिज़िक्स के रह गए। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस हो जाएं अपने पेपर्स, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी तैयारी के लिए। तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दें ताकि आप एक अच्छा जो है ना वो टारगेट स्कोर कर सकें। फिर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कोविड-19 इस मतलब एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, तो शायद नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस ओपन होते हैं नहीं होते, तो आपने उस हिसाब से अपनी चीज़ों को ख़ुद से मैनेज करना है। तो आप लोगों को हो सकता है ये भी मुमकिन है कि हम कुछ पूरा साल फिज़िकली क्लास कंडक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी पे अपने ऊपर किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं आने देना, क्योंकि कुछ भी हो जाए फर्स्ट ईयर में अगर वो आपको फ्री में पास कर सकते हैं तो सेकंड ईयर में वो नहीं करने वाले। सेकंड ईयर में ज़रूर आपसे पेपर लिए जाएंगे। उसके लिए मैट्रिक की तरह चाहे सिलेबस कम हो चाहे ज़्यादा हो, वट एवर द कंडीशन इज़, पेपर्स होने हैं, ये जहन में रखें। और अगर पेपर्स होने हैं तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट से पढ़ें। मेरी तरफ से कोई कमी है तो ज़रूर, आपके पास नंबर है मेरा स्क्रीन पे शो किया जाता है बार बार, आप कॉल करें, पूछें। इवन मेरे पास तकरीबन 4 लेक्चर स्पेयर में है, ठीक है, कि अभी आपकी टर्म 15 पे स्टार्ट हो रही है, 15 पे सिलेबस एंडिंग डेट है, तो मेरे पास तकरीबन 4 दिनों का बीच में 4 लेक्चर्स फ्री मिल रहे हैं। तो अगर आप मुझे कॉल कर देंगे तो मैं आपके लिए जो टॉपिक्स आप कहेंगे वो रिकॉर्ड करवा दूंगा। जिनमें आपको प्रॉब्लम है फर्स्ट टर्म के अंदर, एक टॉपिक आप में से किसी ने मुझे पहले भी मैसेज किया कि CRO वाला टॉपिक दोबारा करवा दें। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक दफ़ा किसी ने टेक्स्ट किया। तो आप लोगों की सजेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको उसमें इशू हो तो मैं फिर से आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा दूँगा। तो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस तरह हमने पढ़ी प्रीवियस, वो इसमें होते हैं बच्चों को मसाइल, तो आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें। जहाँ आपको मसला होगा वहाँ पर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हर तरह से कोऑपरेशन करने के लिए तैयार होते हैं। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।